समस्तीपुर पुलिस स्टेशन के पास ही साठे का क्वार्टर था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उस क्वार्टर के बगल में एक खेत भी था, जहां कुछ किसान रात को अलाव जलाकर अपने हाथों को सेक दे रहे थे। प्रेरणा की चीख सुनकर वो सब चौकन्ना हो गए। अरे किसके चीखने की आवाज है? अरे ओ साठे जी, साठे जी, देखिए तो रामलाल के ढाबे के पास से आवाज आ रही है। क्या हुआ? किसकी आवाज है? अरे किसी औरत की आवाज लग रही है। वो रामलाल के ढाबे के पास से आई थी। कोई जानवर वगैरह होगा उधर। अरे कौन सा जानवर? यहाँ क्या कभी कोई जानवर आया है? जब से वो कंकाल निकाला है आप लोगों ने ना, गांव वाले कहते हैं उस कंकाल का भूत भटक रहा है गांव में। उसी के भूत ने पकड़ लिया होगा किसी को। छोड़ो इंस्पेक्टर। हे भगवान, ये तो इंस्पेक्टर बोल रही है। माजरा क्या है? अभी देखते हैं। ए कौन है उधर? कौन है रे? खबरदार, लड़की को किसी ने कुछ किया तो। बचाओ, बचाओ। चलो रे, सब लोग जल्दी चलो। कौन है इतनी रात को आ गया इधर? साठे और वो किसान तब हाथ में जो मिला वो हथियार लेकर उस जगह पहुंचे। उन्होंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट भी ऑन कर ली थी। जब वो सब उस जगह पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गए। वहां पर प्रेरणा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर कई जख्म थे और मैं ठीक उसके बगल में खड़ा था। जब तक साठे ने प्रेरणा को देखा तब तक उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो इसके साथ आइसक्रीम खाने आया था। ये कुछ देर के लिए इन झाड़ियों में आई और फिर इसकी चीख सुनी तो मैं भी यहाँ आ गया और आके देखता हूं तो ये इस हालत में। हमको तो दाल में कुछ काला लग रहा है साठे साहब। देखिए तो इंस्पेक्टर साहब के अलावा यहाँ कोई नहीं है और ये औरत इस हालत में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफ कीजिए साहब, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना वो गलत नहीं है। और मैंने भी जब इनकी चीखें सुनी तो ये इंस्पेक्टर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे वो तो इसने इसीलिए कहा क्योंकि वो मदद मांग रही थी। उसे पता था कि मैं पीछे ही खड़ा हूँ। हाँ, बना लीजिए बहाना इंस्पेक्टर साहब, हमको सब समझ में आ रहा है। अब तो इसका वीडियो बना के पूरे गांव को दिखाएंगे। आखिर सबको पता तो चले कि ये इंस्पेक्टर कैसे रात को अपनी जिज्ञासा मिटाने आया था। एक पुलिस अफसर हो कि महिलाओं के साथ ऐसा सलूक। अरे कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? थू है तुम पे। देखो, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। हमें पहले प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो ही सबको सच बता पाएगी कि आखिर हुआ क्या था। साठे, कम से कम तुम तो मेरी बात मान लो। उस वक्त का नजारा देखकर कोई भी यही सोचता कि प्रेरणा के साथ मैं वहां कोई कुकर्म करने के इरादे से ही आया था। जो शक उन किसानों को हो रहा था वो साठे को भी था, लेकिन वो जांच प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसने मौके की नजाकत को समझते हुए बाकियों से कहा, सुनो रे साहब ठीक कर रहे। इस वक्त हमें उस औरत को अस्पताल पहुंचाना होगा। जब ये होश में आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। और जो ये वीडियो बनाया उसे बिना सोचे समझे सबको मत दिखाते फिरना, वरना अगर साहेब बेगुनाह निकल भी गए तो भी उनकी बदनामी होगी। साठे इस गांव में पिछले 30 सालों से रह रहा था, इसीलिए उसकी बातों का सबने मान रखा। उसके कहने पर ही सबने प्रेरणा को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। मगर वो वीडियो अनजाने में एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते पूरे गांव में रातों रात फैल गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं ड्यूटी पर आया तो सबसे पहला फोन मुझे डीएसपी साहब का आया। जय सर। विजय, कैसा चल रहा है काम समस्तीपुर में? तुम्हारी पहली बार रूरल में पोस्टिंग हुई है? हाँ, काम ठीक चल रहा है सर। और घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सर, सब कुछ ठीक है। और तबीयत वगैरह कैसी है तुम्हारी? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात बताओ, अब की बार फिर से ट्रांसफर करें या तुम्हें सस्पेंड किया तो भी चलेगा? सर सॉरी, मैं समझा नहीं। तुम्हारे कारनामाओं की पूरी वीडियो आई है हमारे पास, एक फॉरेंसिक की डॉक्टर के साथ। ये सब क्या 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 सोच रहे थे तुम? हाँ, वो भी सरेआम गांव के खेत में।
अगर तुम्हारी बीवी भाग गई है या छोड़ के गई है तो दूसरी शादी कर लो। ये बीच का रास्ता अपनाओगे तुम, हैं? सर ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही, और मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और उस पर तहकीकात कर रहा हूं। खाक तहकीकात कर रहे हो तुम? जो 3 दिन पहले उस हरिलाल के कहने पर कंकाल बरामद किया तुमने, उस कंकाल की आइडेंटिटी अब तक ढूंढ नहीं पाए हो तुम। और ऊपर से गांव की महिलाओं से पूछताछ की जा रही है कि क्या आप ही वो भूत थी जो हरिलाल को दिखी थी। अरे तुम्हारी जगह कोई और समझदार अफसर होता ना, तो मात्र कॉमन सेंस इस्तेमाल करके समझ जाता कि ये हरिलाल झूठ बोल रहा है। उसको फौरन रिमांड पर लेकर एक थप्पड़ लगाना था, सब सच उगल देता। लेकिन तुम उसके कहने पर जमींदार विक्रम चंद की पूछताछ करने निकल पड़े। सर उस कंकाल की तहकीकात जारी है और जल्द ही। अरे कंकाल को बाद में देखना, पहले तुम अपनी खैर मनाओ। अगर ये वीडियो सच निकला और तुम्हारी वजह से पूरे फोर्स की गर्दन शर्म से झुक गई ना, तो तुम्हारा वो हाल हम करेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हेलो सर, मैं आपको बिल्कुल भी। हेलो सर। साहब आप बोलो साठे। आपको याद है ना जो बटुकनाथ महाराज ने कहा था कि खतरा आप पर है? मुझे लगता है उस कंकाल की वजह से ही आपके साथ ये सब हो रहा है। और आपने तो वो तस्वीर भी अपने पास नहीं रखी। देखिए अब फंस गए ना आप मुसीबत में। मुझे तो लगता है कि हनुमान जी भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? रुकिए अभी लाता हूँ वो तस्वीर। अरे सर ये कौन है? कौन है मतलब? अब तुम हनुमान जी को भी नहीं पहचानते? हनुमान जी नहीं, फोटो के पीछे जो ये नाम लिखा है आरती, ये आरती कौन है? आरती? दिखाओ जरा। उस तस्वीर को मैंने फिर ध्यान से देखा और फिर मुझे याद आया कि वो तो वही तस्वीर है जो उसने मुझे दी थी। जब कुछ सालों पहले मुझ पर गोली चली थी तब उसने ही मुझे ये तस्वीर दी थी ताकि मैं सुरक्षित रहूं। आरती, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी और मेरी दुनिया आरती। बड़े दिनों बाद वो नाम मेरे होठों पर आया तो मैं कुछ पलों के लिए आरती की यादों में खो सा गया। मुझे देखकर साठे ने पूछा, क्या हुआ साहब, कौन है आरती? वही जिसके बारे में तुम बार बार पूछते रहते हो, मेरी अंगूठी देखकर। ओह, मुझे तो लगता है साहब कि अब वही आपकी मदद कर पाएगी। कहाँ है वो आजकल? वो कहाँ से मेरी मदद करेगी साठे? अपने गांव में है वो, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। और वो एक हाउसवाइफ है, इस पुलिस और खतरे की जिंदगी से बहुत दूर। एक मच्छर भी नहीं मार पाती, वो क्या मदद करेगी मेरी? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके बीच हुआ क्या है, पर आप एक बार उनसे बात करके देखिए। क्योंकि अगर बटुकनाथ महाराज ने आपको उस तस्वीर के बारे में कहा है तो इसका मतलब। भाड़ में गया बटुकनाथ और भाड़ में गई उसकी कही बात, समझ गया तू? पर साहब। बस साठे, छोड़ो वो सब और पता करो कि प्रेरणा को होश आया कि नहीं। ओह साहब। हेलो, देखिए कल रात एक पुलिस केस वहां आया था। जी, अभी तक नहीं? देखिए जैसे ही पेशेंट को होश आए हमें बता दीजिए। जब तक उसे होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। साठे, एक बात गौर करने लायक। कौन सी साहब? यही कि हरिलाल की सुनाई अटपटी कहानी पर मुझे तो कभी भी यकीन नहीं था, पर एक इंसान ने मुझे उस पर यकीन करने का भरोसा दिलाया, और वही इंसान इस सारी समस्या की जड़ भी है। साहब? हाँ साठे, तुम्हारी वजह से ही मैंने उसकी बात मान ली। फिर जब रात को मुझ पर हमला हुआ तो सुबह सबसे पहले तुम ही मुझे दिखे। तुमने ही मुझे बटुकनाथ से मिलवाया। ऊपर से पिछले 10 साल से एफआईआर भी यहां तुम ही लिखते आए हो, जिसमें विनोद की एफआईआर नहीं है। और सबसे अजीब बात, कल रात जब प्रेरणा पर हमला हुआ तब भी तुम ही सबसे पहले किसानों को लेकर आए थे। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना साहब? अरे मेरा इस सबसे कुछ कनेक्शन नहीं है।
मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम और हरिलाल मिले हुए हो। बताओ साठे, क्या कनेक्शन है तुम्हारा उसके साथ? आई शपथ, मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है उससे साहब। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में साहब, कभी रिश्वत भी नहीं ली। हाँ, बस कभी कभी वो मुफ्त का सामान मदन सिंह भिजवा देता है, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया साहब। मेरा यकीन मानिए साहब। कैसे मानूं साठे? सारी घटनाएं तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रही हैं। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि मेरा इस सब से कोई संबंध नहीं है। मैं अब भी जाकर उस हरीलाल के कान पकड़ के उससे सच उगलवाता हूँ। अब भी जाता हूँ मैं। अरे नहीं भाई, तुम तो बुरा मान गए। साठे, बात तो सुनो। नहीं नहीं सर, आपका शक एकदम सही है और मैं आपको गलत और खुद को निर्दोष साबित करके रहूंगा। साठे, मगर नहीं सर, मैं अब भी जा रहा हूं, अब भी। मुझे तो पहले से ही पता था कि साठे का इस केस से कोई जातीय संबंध नहीं था, लेकिन इस गांव से उसका पुराना संबंध था। यहीं उसकी शादी हुई और यहीं उसके बच्चे भी बड़े हुए, तो जाहिर है कि यहाँ उसे दुनियादारी भी तो निभानी थी। इसीलिए कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में वो अनजाने में ही सही कुछ लोगों को अपने शक के दायरे से दूर रखता, और अगर कोई ठोस जांच पड़ताल करता भी तो उनकी निजी जिंदगी में सिर्फ एक हद तक ही दखल देता, वरना लोगों से उसके संबंध बिगड़ सकते थे। अगर पुलिस का रवैया लोगों के प्रति यूं ही संवेदनशील रहा तो वो मुजरिम तक कैसे पहुंचेगी। इसीलिए मैंने साठे पर शक करके उसके चरित्र पर उंगली उठाई, क्योंकि बात जब खुद के चरित्र पर आ जाए तो उसे बेदाग रखने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी यही कोशिश आखिर रंग लाई और साठे ने इस केस से जुड़ी सबसे पहली और अहम कड़ी ढूंढ ही ली। कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन वापस लौटा और अपना बखान शुरू कर दिया। साहेब, मैंने इस हरीलाल की पूरी कुंडली निकाल ली है। ये जमीन जिस पे हरीलाल अपनी खेती कर रहा है, ये उसने 2 साल पहले खरीदी थी, और वो भी मार्केट से आधे दाम पर। इतनी बड़ी जमीन और वो भी आधे दाम पर? जाहिर है कि जमीन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी, तभी इसके मालिक ने ये जमीन उसे बेच दी। लगता तो यही है, क्योंकि हरीलाल भी यही बोल रहा था कि इस जमीन का मालिक इसे बेचने के जल्दी में था। पहले तो उसने इस जमीन की पूरी कीमत मांगी, पर हरीलाल के पास उसके आधे ही पैसे थे, इसलिए उसने ये सौदा आधे दाम पर ही मंजूर कर लिया। और ऊपर से ये सौदा यहां नहीं, नागपुर शहर में हुआ, वहीं जहां हरीलाल पहले रहता था। और जमीन पर उगने वाली फसल अपने आप खराब हो जाती थी, ये भी तो कहा था ना उसने। हो साहब, लेकिन जमीन बेचने की वजह ये तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस जमीन की फसल तो गांव में सबसे अच्छी हुआ करती थी। मगर हरीलाल के आने के बाद ही फसल खराब होना शुरू हो गई। देखो साठे, फसल यूं रातों रात खराब तो होती नहीं। अगर जमीन बंजर हो तो फसल ही नहीं होगी, और अगर जमीन दूषित भी हो तो फसल शुरुआत से खराब निकलेगी। इसी बात को लेकर तो हरीलाल हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि जब फसल तैयार हो जाती थी और उसे काटने का समय आ जाता, उसी के कुछ दिन पहले वो अचानक खराब हो जाती थी। कौन सी फसल थी उसकी? खरीफ में कपास और रबी में गेहूं और कभी कभी बाजरे की फसल लगाता था। उसने फसल बदल कर भी देखी, लेकिन नतीजा वही निकला। लेकिन ये सब बस उसी के खेत में हो रहा है। उसके बिल्कुल बगल वाला खेत, जहां की मिट्टी भी वही है, वहां की फसल में तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फसल को कोई केमिकल डाल के बर्बाद करने की कोशिश करना चाहता हो। हरीलाल की झोपड़ी में भी कुछ सब्जियां थी, वो भी उन फसलों की तरह ही सड़ गई थी। हो साहब, इसलिए हरीलाल ने अपनी फसलों की जांच भी करवाई थी, लेकिन वो भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर हरीलाल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया कि उसकी जमीन पर भूत का साया है। और तभी कहानी में बटुकनाथ की एंट्री हुई होगी, जिसने भूत भगाने के लिए वहां हवन किया। लेकिन उसने भी तो ये सब पैसों के लिए नहीं किया। साठे, वैसे इस जमीन का पहला मालिक कौन था? ये जमीन हरीलाल को उर्मिला नाम की औरत ने बेची थी। उर्मिला? ये उर्मिला कैसी औरत थी और अब कहाँ है? क्या बताऊं साहब, बड़ी ही झगड़ालू औरत थी। अगर किसी से लड़ पड़े तो उसकी शामत आ जाए। महंगी चीजों का बड़ा शौक था उसे,
लेकिन बेचारा उसका पति कीरत सिंह कभी उसके शौक पूरे नहीं कर पाया। जमीन बेचकर वो शहर में ही बस गई। इसीलिए उर्मिला ने अपनी जमीन बेची अपने शौक पूरे करने के लिए। लेकिन इस सब में कीरत सिंह कहाँ था जब उर्मिला अपनी जमीन बेच रही थी? यही तो सबसे बड़ा राज है साहेब। कैसा राज? जमीन बेचने से 1 महीने पहले ही कीरत सिंह की मौत हो गई थी। क्या कीरत मर चुका है? उसकी मौत कैसे हुई? पता नहीं, अलग अलग कहानियां हैं। मतलब साफ साफ बताओ साठे। कोई कहता है पियक्कड़ था, शराब पी पी कर मरा। कुछ कहते हैं कि तालाब में डूबकर मरा। लेकिन जिसने उसकी लाश देखी थी उसने कहा था कि मरने के बाद उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और बाहर आ रही थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। साठे, क्या हुआ साहब, क्यों हंस रहे हो? अरे ये तो वही बात हो गई कि शहर में छोरी और बगल में ढंडोरा। मतलब साफ है साठे, उर्मिला रुपए पैसे चाहती थी, इसीलिए उसने कीरत सिंह से जमीन बेचने की जिद की होगी। कीरत ने साफ मना कर दिया होगा क्योंकि ये उसकी पुश्तैनी जमीन थी भाई। इसीलिए उसने कीरत को मार दिया और जमीन शहर जाकर बेच दी। केस सॉल्व साठे, केस सॉल्व हो गया। लेकिन सर, फिर वो ज्योति और विनोद का कंकाल? अरे इतना भी नहीं समझे। उर्मिला को पैसे का लालच फिर से हो गया। उसने वो जमीन आधे दाम पर बेची थी, इसीलिए अब उसे वो वापस चाहती थी। तो उसने किसी एक्टर को साड़ी पहनाकर हरिलाल के पास भेजा और बाद में किसी मुर्दा घर से पुराना कंकाल लेकर उस जमीन में गाड़ दिया। ये सब उसने हरिलाल को डराने के लिए किया होगा, ताकि वो डर कर भाग जाए और जमीन वापस उर्मिला को मिल जाए। और वो फसल का खराब होना, उसका क्या? उसके पीछे भी कोई विज्ञान होगा जो हमें उर्मिला ही बताएगी। अब बस उर्मिला को शहर जाकर अरेस्ट करना है और उससे सच उगलवा के केस क्लोज करना है। ये क्या हो रहा है? कौन है बाहर? अरे ये तो सब गांव वाले हैं साहब, इन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। तुझे तो सबक सिखाएंगे आज। साहब ये सब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। शायद आपका कल वो वीडियो देख लिया होगा इन लोग ने। हम क्या करेंगे साहब? साठे का अनुमान सही था। वो लोग मुझे ही सजा देने आए थे और वो भी उस जुर्म के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और विनोद का वो केस जो मुझे लगा कि मैंने सॉल्व कर दिया है, अभी तो वो बस शुरू ही हुआ। लेकिन उस केस की तह तक मैं तभी पहुंच सकता था जब इस मुसीबत से बाहर निकलता।